मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। देखिए, अरस्तू ने नाटक के दो भेद माने हैं। एक माना है कामदी और दूसरा माना है त्रासदी। कामदी में प्राय सुखद घटनाएं होती हैं तथा इनका जो अंत होता है वो सुखद ही होता है। जिन घटनाओं का अंत सुखद होता है उसे कामदी माना गया है। अगर त्रासदी के अर्थ की बात की जाए तो त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ होता है दुखद रचना, अर्थात जिस रचना का अंत दुखपूर्ण हो उसे त्रासदी कहा गया है। पाश्चात्य विद्वानों ने इनमें से त्रासदी को सर्वश्रेष्ठ माना है क्योंकि उनका तर्क है कि त्रासदी में करुणा द्वारा मनोविकारों का विरेचन किया जाता है, इसलिए वो त्रासदी को अधिक महत्व देते हैं। अब अरस्तू ने इसमें क्या परिभाषा दी है? अरस्तू के अनुसार त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम है। यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन करना है, यानी कि दूषित विचारों को हटाना है, इसका मेन लक्ष्य माना गया है। अरस्तू के अनुसार त्रासदी के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला क्या बताया गया है? भाव्यांतर चित्रण, यानी कि घटना और नाटक दोनों भव्य होनी चाहिए। दूसरा है विचारों का शुद्धिकरण, यानी कि सकारात्मक विचारों का शुद्धिकरण होना चाहिए। और तीसरा है दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से शांत करना, यानी कि दूषित विचारों को मन में ही नष्ट कर देना। ये 3 उद्देश्य बताए गए हैं। त्रासदी के अरस्तू ने 3 उद्देश्य बताए हैं। अरस्तू के अनुसार त्रासदी का कार्य अपने आप में पूर्ण है, अर्थात उसमें आदि, मध्य तथा अंत स्पष्ट है। त्रासदी के संदर्भ में अरस्तू ने कलात्मक भाषा और शैली सौंदर्य को महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है कि भाषा चाहे गद्य की हो या पद की हो, वह पात्र और स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार उसकी भाषा में परिवर्तन हो जाना चाहिए। त्रासदी का जो कार्य है वो अभिनीत होना चाहिए, वर्णित नहीं। अब त्रासदी के अंग की अगर बात की जाए तो अरस्तू ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। ये क्या क्या है 6 अंग? पहला है कथानक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है पदावली, चौथा है विचार तत्व, 5वां है संगीत और छठा है दृश्य विधान। ये 6 अंग त्रासदी के माने गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कथानक की। अरस्तू ने कथानक को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। कथानक से उनका अभिप्राय है कि घटनाओं का कलात्मक अभिन्यास, यानी कि अरस्तू कहते हैं कि त्रासदी व्यक्ति की अनुकृति ना होकर कार्य तथा जीवन की अनुकृति होती है, यानी कि इसमें कार्य का और जीवन का वर्णन किया जाता है। अरस्तू ने कथानक के भेद 2 आधार पर किए हैं। 2 आधारों पर उनको विभाजित किया है। पहला है विषय के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषय के आधार पर। विषय के आधार पर अरस्तू ने कथानक को 3 प्रकार के माने हैं। पहला माना है दंत कथामूलक, दूसरा है कल्पनामूलक और तीसरा है इतिहासमूलक। ये 3 प्रकार के विषय के आधार पर 3 प्रकार से ये विभाजित किया है। अब दंत कथामूलक क्या होता है? जो सुनी सुनाई बातों पर आधारित हो उसे दंत कथामूलक कहा जाता है, यानी कि जो सुनी हुई बातों पर आधारित हो उसे दंत कथामूलक कहा जाता है। और दूसरा है कल्पनामूलक। कल्पनामूलक किसे कहा जाता है कि जब कवि रचनाकार की कल्पना पर आधारित हो उसे कल्पनामूलक कहा जाता है, यानी कि इसमें कवि की केवल कल्पना की अनुभूति की जाती है। तीसरा है इतिहासमूलक। जो कथा इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित हो उसे इतिहासमूलक कहा गया है। इन तीनों में से अरस्तू ने दंत कथामूलक को अधिक महत्व दिया है लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो काल्पनिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं वो भी त्रासदी का आधार ही बन सकती हैं, लेकिन जो दंत कथामूलक है उन्होंने उसको विशेष महत्व दिया है क्योंकि उसमें सत्य और कल्पना के समन्वय का
अवसर रहता है। यही कारण है कि उन्होंने दंत कथामूलक को अधिक महत्व दिया है। अब हम बात करेंगे कि रचना के आधार पर क्या क्या भेद इसके माने गए हैं। रचना के आधार पर कथानक के 2 भेद माने गए हैं। वो क्या है? सरल और जटिल। यानी कि सरल और जटिल रचना के आधार पर कथानक के 2 भेद माने गए हैं। कार्य के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि कथानक सरल है या जटिल है। अरस्तु ने सरल नाटक को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने जटिल को महत्व नहीं दिया, बल्कि सरल को उन्होंने अधिक महत्व दिया है। अरस्तु ने जटिल कथानक के 3 अंग माने हैं। पहला है महान त्रुटि, दूसरा है स्थिति विपर्ण, तीसरा है अभिज्ञान। अब महान त्रुटि में क्या बताया गया है? महान त्रुटि में अरस्तु कहते हैं कि जब नायक द्वारा परिस्थिति या अज्ञानता से कोई भूल हो जाए तो उसे महान त्रुटि कहते हैं। अरस्तु ने इसे हेमरतिया भी कहा है। हेमरतिया का नाम भी उन्होंने दिया है। महान त्रुटि के नायक का चरित्र पतन नहीं होता, यानी कि जो महान त्रुटि होती है उसके चरित्र का पतन नहीं होता, क्योंकि उससे जो गलती होती है वो अज्ञानता से होती है। दूसरा है स्थिति विपर्ण। इसके अंतर्गत नायक की इच्छा के विरुद्ध अचानक ही स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात नायक की स्थिति के विरुद्ध ही कार्य हो जाता है, यानी कि जो उसकी स्थिति होती है उसके विरुद्ध कार्य होता है इसके अंतर्गत। तीसरा है अभिज्ञान। इसके अंतर्गत नायक को सत्य का बोध होता है, यानी कि जब सत्य की अनुभूति होती है नायक को, उस समय पर अभिज्ञान कहा गया है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की, कथानक के गुणों की। अब हम बात करेंगे तो कथानक के 6 गुण बताए गए हैं, यानी कि अरस्तु ने कहा है कि इनके 6 गुण महत्वपूर्ण हैं। पहला है एकान्वित, यानी कि कार्य में एकता होना। अरस्तु के अनुसार मानव जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त तथा उबड़ खाबड़ होता है। मानव जीवन में होने वाली घटना किसी नियमों के अनुसार नहीं चलती। जीवन तो एक सागर के समान होता है जहाँ पर बहुत सारी लहरें उठती रहती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब विस्तृत जीवन को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें काट छाट करनी आवश्यक हो जाती है, यानी कि इतने बड़े जीवन का विस्तार हम एक नाटक के रूप में नहीं कर सकते, उसमें काट छाट करनी आवश्यक है, यानी कि एक व्यवस्था बिठानी आवश्यक हो जाती है। और इसी व्यवस्था को अरस्तु ने एकान्वित का नाम दिया है। दूसरे जो इसका गुण बताया गया है वो है पूर्णता, कहानी की पूर्णता, यानी कि कहानी का पूरा होना। यह कथानक का दूसरा गुण माना गया है। इसका मतलब है कि कथानक में आदि, मध्य तथा अंत होना आवश्यक है, यानी कि अगर कहानी में आदि, मध्य और अंत है तो उसको ही पूर्ण माना जाता है। अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी ऐसे कार्य की अनुकृति है जो संपूर्ण हो, जिसमें एक निश्चित विस्तार हो। कथानक के आरंभ ऐसा होना चाहिए कि समाज में यह प्रश्न उठे कि आगे क्या होगा, और कथानक का मध्य ऐसा होना चाहिए कि उसमें पूर्ववर्ती तथा परावर्ती कथा सूत्रों के बीच एक संबंध हो, और कथानक का अंत ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद समाज के मन में कोई जिज्ञासा ना हो। कहने का अर्थ यह है कि कथानक के आदि, मध्य तथा अंत में आपस में स्पष्टता दिखाई देनी आवश्यक है। इसका जो तीसरा गुण बताया गया है वो है संभवता, यानी कि घटना। अरस्तु ने इसे बहुत ही आवश्यक गुण माना है। उनका कहना है कि कथानक में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जो घट सकती हैं। कहने का अर्थ यह है कि कथानक में युक्ति संग और विवेक संगत कार्यों का वर्णन होना चाहिए। अरस्तु का मानना है कि कथानक में अत्यधिक चमत्कार करने के लिए अति मानवीय तत्वों का सहारा लेना उचित नहीं है, यानी कि जो इसमें सच्चाई है, सच्ची घटनाएं हैं, उसका ही प्रदर्शन इसमें होना चाहिए। इसका जो अगला गुण बताया गया है वह है सहज विकास। अरस्तु ने कथानक की सफलता के सहज विकास पर बल दिया है। उनका कहना है कि विकास
होना अत्यंत आवश्यक है। इनका मतलब है कि कथानक सहज गति से आगे बढ़े और सभी घटनाएं तथा क्रियाकलाप आपस में संबंधित हों। यांत्रिक अवधारणा के द्वारा कथानक को बलपूर्वक मोड़ देना प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, यानी कि उसका विकास जो धीमी गति से हो, सहज गति से हो, अपने आप हो, वही प्रशंसनीय माना गया है। इसका जो अगला गुण माना गया है वो है कौतूहल, यानी कि अरस्तु का विचार था कि कथानक अपने आप में इतना समर्थ होना चाहिए कि समाज के कौतूहल का परितोष कर सके, यानी कि उसमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जो समाज का कौतूहल है उससे वह उभर सके। पाठक को भले ही किसी घटना का पहले आभास हो जाए, लेकिन उसका जो प्रस्तुतिकरण है वह अचानक घटी हुई घटना के रूप में होना चाहिए, यानी कि उसे इस बात का पता, कथानक में इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि नायक को उस घटना का आभास पहले से ही था। देखने वाले को इस चीज़ का आभास होना चाहिए कि यह घटना अचानक से घटी है। अर्थात अरस्तु के कहने का भाव यह है कि यदि किसी कथानक में कौतूहल करने की शक्ति नहीं है तो भी कौतूहल का प्रयास संभाविक ढंग से होना चाहिए। अगला जो इसका गुण माना गया है वो है साधारणीकरण, यानी कि कथानक का अंतिम जो गुण है वो माना गया है साधारणीकरण को। कथानक की सफलता के बारे में अरस्तु का कहना है कि त्रासदी में वर्णित घटनाओं तथा क्रियाकलापों में सार्वभौमिकता होनी आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि नाटक की घटनाएं तथा क्रियाकलाप सभी पाठकों तथा दर्शकों को आनंदित करने वाली होनी चाहिए, यानी कि जब वह उसका अंत हो किसी भी कथानक का, किसी भी नाटक का, तो वह आनंदित करने वाला हो, यानी कि आनंद आए देखने और सुनने वाले को। अब हम बात करेंगे कि त्रासदी के संगठन संबंधी अंग कौन कौन से बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर संगठन का क्या अर्थ है। संगठन से अरस्तु का अभिप्राय है त्रासदी का रचना विधान, यानी कि जो त्रासदी का रचना विधान है उसे अरस्तु ने संगठन का नाम दिया है। अरस्तु ने कुछ ऐसे अंगों की चर्चा की है जिसका संबंध त्रासदी के संगठन से है। इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है इसका प्रस्तावना, यानी कि पहला अंग जो है वो है प्रस्तावना। यह त्रासदी का आरंभिक अंग माना गया है। गायकों के पूर्व गान के पहले प्रस्तुत किए जाने वाले उस संपूर्ण अंश को अरस्तु ने प्रस्तावना कहा है। यह वास्तव में त्रासदी के प्रस्तुतिकरण की भूमिका मात्र होती है, यानी कि जो प्रस्तुत किया जाता है जिस प्रकार से नाटक को, उसे प्रस्तावना कहा गया है। इसका दूसरा संगठन माना गया है उपाख्यान। वृंद गायनों के बीच के अंश को अरस्तु ने उपाख्यान कहा है। यह कथानक को पूर्व भाग होता है। यह प्रस्तावना के बाद और वृंद गान से पहले होता है। यह नाटक के कथानक को अलग अलग स्थिति में विभक्त कर देता है, यानी कि जो नाटक है उसकी स्थितियों को अलग अलग करता है। यह कथानक का एक अंश होकर भी अपने आप में पूर्ण प्रतीत होता है। प्रत्येक उपाख्यान के आरंभ में कलाकार मंच पर आते हैं और अंत में ही चले जाते हैं। उपाख्यानों के द्वारा ही कवि नाटक की कथा वस्तु का निर्णय करता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसका जो तीसरा संगठन माना गया है वो है वृंदगान। वृंदगान यूनानी नाटक साहित्य का विशेष अंग माना गया है। इसमें गायक नाचते हुए रंगमंच पर आते हैं और त्रासदी की घटनाओं की समीक्षा करते हैं। ये गायक संख्या में तो अनेक होते हैं, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व होता है वो सामूहिक होता है। वृंदगान का उद्देश्य पाठकों के मन पर नाटक से उत्पन्न प्रभाव को संतुलित करना होता है। अब वृंदगान के भी 2 भाग माने गए हैं। एक होता है पूर्वगान और एक होता है उत्तरगान। तो पूर्वगान में क्या होता है कि यह विचारों को उत्तेजित करने के लिए होता है, यानी कि जो हमारे मन में विचार उठते हैं उसको उत्तेजित करने का काम ये पूर्वगान करता है कि आगे क्या होगा, उनके मन में विचार उत्पन्न करने का काम करता है। और उत्तरगान में क्या होता है कि यह दूषित विचारों का शमन करने के लिए होता है, यानी कि हमारे मन में
जो दूषित विचार होते हैं उनको नष्ट करने का काम यह करता है। अब जो चौथा संगठन माना गया है वो है उपसंहार। उपसंहार त्रासदी का वह अंग है जिसके बाद कोई वृंदगान नहीं होता। ये अंतिम संगठन माना जाता है। बाद में इसके अंतिम घटना यानी कि कैटास्ट्रॉफी भी कहा गया है। इसमें सत्य का उद्घाटन हो जाता है, यानी कि इसमें जो सत्य घटनाएं होती हैं, जो बाद में निष्कर्ष निकलता है, वो इसमें बखान किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ गई होगी। आज हम इतना ही करेंगे कथानक जो आज हमने किया है, और इसके जो बाकी के 5 गुण हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।